हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागरिकता। और ये वीडियो है नागरिकता पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं नागरिकता को लेके। उसके बाद भारत सरकार ने 1955 में जो कानून बनाया नागरिकता को लेकर, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उन सारी स्टैटिक चीज़ों को हमने देख लिया। कुछ डायनामिक चीज़ें जो चलती रहती हैं न्यूज़ में, उन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे, जिसमें आज हम NRI के बारे में जिक्र करेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, OCI, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी हमारे देश में, फिर NRC जो कि असम में हुआ था, और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। इन सारी चीज़ों को मैं डील करूंगा, लेकिन न्यूट्रल वे में डील करूंगा, किसी पक्ष या विपक्ष के वे में नहीं डील करूंगा। मैं सिर्फ जो संविधान में या कानून में लिखी गई चीज़ें हैं उन सबको डील करूंगा, और आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जो एक्ट का ओरिजिनल कॉपी है उसके बेसिस पे पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च करें नीलांशु सर, वहाँ मैं मिलूंगा। वहाँ मैंने मैसेज ओपन कर रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट हो पॉलिटी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला आज का टॉपिक है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब ये जो प्रोविज़न बनाया गया था, इस प्रोविज़न को बनाने का उद्देश्य था उन लोगों के लिए, उन इंडियंस के लिए जो कि विदेश जाकर किसी तरह से अपना रोजी रोजगार चलाते हैं या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, WHO में काम करते हैं, और कोई आदमी दूसरे देश में काम करता है तो उसे वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो उनको डबल टैक्स से बचाने के लिए ये प्रोविज़न, NRI का प्रोविज़न लाया गया था। अब NRI होने की क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट तभी होगा जब भारत के आप सिटीजन होंगे। ओके, उसके अलावा आप ऑब्वियसली NRI हैं तो आपको इंडिया के बाहर रहना पड़ेगा, और आपको सारी बेनिफिट अवेलेबल होंगी जो कि एक सिटीज़न को अवेलेबल हैं। वोट देने का अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बनने का अधिकार, कोई भी जॉब करने का अधिकार, वॉट एवर द बेनिफिट आर अवेलेबल टू द सिटीजन आर अवेलेबल टू द NRI। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज उनको 182 दिन 182 डेज एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मतलब 2021 का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 2022 के मार्च तक चलेगा। तो इस पीरियड में अगर कोई आदमी 182 दिन इंडिया से बाहर रहता है, 182 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहता है, तो वो NRI कहलाएगा। तो उसे टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिलती है, और उन्हें इंडिया में विजिट करने के लिए किसी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगा। क्यों ही ज़रूरत होगी? क्योंकि ऑलरेडी वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, और कोई आदमी ऑलरेडी सिटीज़न है, बाहर घूमने गया या जॉब करने गया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसे इंडिया में हम आने से रोक देंगे। वो वोट कर सकता है, अगर वो चाहे तो वोट के समय इंडिया आकर वोट कर सकता है, क्योंकि उसे वीज़ा की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो वो जब चाहे टिकट कटाए, इंडिया आए, वोट करे और चला जाए। सेंटर और स्टेट को, अब कौन कौन लोग हैं जो NRI के अंतर्गत आते हैं? तो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय जो ओवरसीज वर्क करते हैं, आउट ऑफ इंडिया वर्क करते हैं, या कोई भी इंडियन सिविलियंस वर्किंग अब्रॉड इन इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। जितनी तरह की विदेशी संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के लिए काम करती हैं, अगर कोई इंडियन सिविलियन वहाँ वर्क करता है तो वो NRI माना जाएगा। उसके अलावा कोई भी इंडियन रेसिडेंस जो ओवरसीज रह रहा है, चाहे पढ़ाई के लिए रह रहा हो, जॉब के लिए रह रहा हो, या किसी बिजनेस के लिए रह रहा हो, या घूमने गया हो, तो वो अगर 182 दिन एक फाइनेंशियल ईयर में देश से बाहर रहते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? NRI कहलाएंगे। अब इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरत होंगी। अब अगला बात आता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। चूँकि इसको मर्ज कर दिया गया है 9 जनवरी 2015, दिस इज़ नॉट 2018, दिस इज़ 2015 को OCI में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर भी हम जानते हैं कि कौन थे वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। वैसे पीपल जिनके एंसेस्टर इंडियन नेशंस थे और अब भी किसी और देश का पासपोर्ट, मतलब ये कि उनका ऑरिजिन इंडिया का था लेकिन अभी कहीं और रह रहे हैं, वहाँ के नागरिक हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, इन सारे देशों के अगर वो नागरिक नहीं हैं और उनका ओरिजिन कहाँ से रिलेटेड है? इंडिया से रिलेटेड है, और उनके पास किसी और देश का पासपोर्ट है, मतलब वो इलीगली किसी और देश में, मतलब हम, मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट, ऑब्वियसली वो किसी और देश का पासपोर्ट है तो इंडिया विजिट कर पाएगा,
पासपोर्ट का मतलब यह है कि वो उस देश के नागरिक हैं, मतलब वहाँ के इलीगल निवासी नहीं हैं, तो वो कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उनको एक मिलेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। इस कार्ड का फ़ायदा यह है कि वो इंडिया में आ जा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, मतलब हर बार उन्हें वीज़ा के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर 180 दिन से वो ज़्यादा रहते हैं इंडिया में कंटिन्यूसली, तो उसे लोकल, अब लाइक कि मान लीजिए कोई बिहार के बेगूसराय में रह रहा है, तो उसे बेगूसराय के लोकल पुलिस को बताना होगा कि आई एम पर्सन फॉर इंडियन ओरिजिन, आई एम फ्रॉम अमेरिका एंड आई एम लिविंग हेयर फॉर मोर देन 180 डेज। तो दीज आर द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड बाय द सिटीजन ऑफ अदर कंट्री दैट इज हैविंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड एंड लिविंग इन इंडिया। अब उनको अगर सिटीजन, आप मान लो किसी को इंडिया का ही सिटीजन बनना है, तो उनके लिए प्रोविज़न ये है कि वो लगातार 7 साल इंडिया में रहें और उसके बाद अप्लाई करें, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और एज आई टोल्ड यू कि इसे मर्ज कर दिया गया था 9 जनवरी 2015 को OCI में। अब OCI का ओरिजिन के बारे में देखते हैं। 2000 में एलन सिंघवी कमेटी को इंडियन डायस्पोरा, जो कि इंडिया के लोग दुनिया भर में रह रहे हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करना और उनके लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इनके लिए नियुक्त किया गया, जिन्होंने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सबमिट की और कहा कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ अमेंडमेंट्स कीजिए इन लोगों के लिए। तो जिसको लेकर 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ, फिर 2005 में और रिसेंटली 2015 में। 2015 में क्या अमेंडमेंट हुआ, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ज्वाइन करवा दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अब हुआ क्या, अब मैंने आपको बताया कि ये 1955 के एक्ट में चेंज लाना था, तो 1955 के एक्ट में चेंज लाया तो ऑब्वियसली नए आर्टिकल्स जोड़े जाएंगे, तो उसको कहेंगे 7A। अब 7A में क्या जिक्र किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, मतलब जिसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है उनके लिए क्या प्रोसेस है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन एंड मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ रजिस्टर्ड है। तो कौन डिसाइड करेगा इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। वी ऑलरेडी नो कि सिटीजनशिप सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, मतलब 18+, हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई आदमी अगर भारत का नागरिक था लेकिन अब किसी दूसरे देश का नागरिक है, तो वो OCI कार्ड होल्डर बन सकता है। या हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाल एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, मतलब सिटीजन ऑफ अदर कंट्री लेकिन एलिजिबल हो किस प्रोसेस से, आर्टिकल 5, 6, 7 इन प्रोसेस से अगर वो एलिजिबल होते थे उस समय सिटीजन बनने के, तो वो OCI कार्ड होल्डर बन जाएंगे। हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 19, 15 अगस्त के बाद हमने गोवा को एक्वायर किया, दमन एंड दीव को एक्वायर किया, तो वो लोग अगर उस टेरिटरीज में रह रहे थे या उस टेरिटरी से बिलोंग कर रहे थे, मतलब उनका ओरिजिन उस टेरिटरी से था, लेकिन अभी वो दूसरे देश के नागरिक हैं, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर बन जाए। और हु इज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और सच सिटीजन, और इस तरह के सिटीजन जो इंडिया के थे उनके अगर वो चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड हैं तो भी उनको OCI कार्ड होल्डर मिलेगा। और रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट कौन है उनका नाम आपको कमेंट में बताना है, वो भी इंडिया की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब उनका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ा है, मतलब उनके माता पिता क्या हैं, इंडियंस थे। अब पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन, अब क्लॉज ए में मतलब एनी पर्सन जो कि फुल एज कैपेसिटी है, उसका अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी OCI कार्ड होल्डर बनेगा। हु इज माइनर चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन पेरेंट्स, मतलब या तो दोनों हो या वन हो, तो वो कंडीशन फुलफिल करता है, तो वो बच्चा भी OCI का कार्ड होल्डर बन सकता है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन इंडिया एंड स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड 7A, मतलब अब कोई शादी कर लेता है किसी से विदेश में जाके, तो उसके भी हस्बैंड या वाइफ के लिए भी तो कोई सिस्टम है, तो उनके लिए सिस्टम क्या है, हुज मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड इन सब्सिक्वेंट कंटिन्यूअस पीरियड फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब एप्लीकेशन के पहले 2 साल तक वो शादीशुदा रहे तो उनको OCI कार्ड मिल सकता है। तो ये सारी प्रोविजंस हैं OCI कार्ड को प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा क्या राइट्स हैं OCI कार्ड होल्डर के,
OCI card holder notwithstanding anything contained in any other law for the beginning of the force, OCI card holder shall be entitled for such right other than the right specified under। मतलब सारे राइट अवेलेबल है लेकिन इन राइट्स को छोड़ के। कौन कौन राइट? पहला राइट आर्टिकल 16 विथ रिगार्ड टू द अपॉर्चुनिटी फॉर मैटर ऑफ पब्लिक लॉ, मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आर्टिकल 58 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। और आर्टिकल 122 वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। और सॉरी 217 वो जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं बन सकते हैं। और सेक्शन 16 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपुल ऑफ एक्ट, मतलब वो वोटर इंडिया के नहीं बन सकते हैं जब तक वो भारत के सिटीजन नहीं बन जाते। मतलब अगर वो OCI कार्ड होल्डर हैं तो ये सारी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल नहीं होगी। उसके अलावा वो हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट के भी मेंबर नहीं बन सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो OCI कार्ड होल्डर को अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीज़ा, मतलब उनके ज़िंदगी भर के लिए इंडिया आना जाना फ्री विदाउट वीज़ा। उसके अलावा उनको 180 दिन से ज़्यादा रहते हैं इंडिया में तो कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं है। और लेकिन उनको NRI की तरह पॉलिटिकल राइट नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब है तो वो इंडियन ही भाई लेकिन रह रहा है विदेश में। लेकिन OCI के साथ ऐसा नहीं है, वो इंडियन नहीं है, दे आर नॉट इंडियन। और उनको सिटीजनशिप मिल सकती है ऑब्वियसली 5 साल प्लस 1 साल रजिस्ट्रेशन से पहले। क्लियर? मतलब 14 साल में 5 साल, उसके बाद लगातार 1 साल अगर वो रहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दिया जा सकता है। ये था OCI के बारे में बेसिक चीज़ें जो आपको जानना जरूरी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये ओरिजिनल है, पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब देखिए इसमें 2019 में आया, क्या लिखा है? लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 2 इन सब सेक्शन 1 क्लाउज बी क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक, हु इंटर्ड इनटू इंडिया बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर 2000, ये याद रखिएगा 31st दिसंबर 2014 से पहले हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, आए कहां से हो? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से। कहां आए हैं? इंडिया में आए हैं। और उनको एग्जम्पशन मिलेगा। किस चीज से एग्जम्पशन मिलेगा? हमने पढ़ा था ना कि 14 साल में 11+1 का सिस्टम था सिटीजनशिप प्राप्त करने का नेचुरलाइजेशन से, उस चीज से एग्जम्पशन मिलेगा। तो उनको लिए क्या फैसिलिटी मिलेगी? उन्हें मिलेगी 5+1 की बस। बहुत लोगों के मन में होगा कि वाई नॉट मुस्लिम्स, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दे आर नॉट डिप्राइव फॉर द सिटीजनशिप। उनको रोका नहीं गया है कि आपको सिटीजनशिप इंडिया का नहीं देंगे, उनके लिए ये 11+1 की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। ये इन लोगों के लिए ऐसा किया गया। अब इन लोगों के लिए ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये लोग का जो संख्या है ये माइनॉरिटी है, इन देशों में इनकी संख्या एज ए माइनॉरिटी है। और माइनॉरिटी की संख्या अगर किसी देश में है तो ऑब्वियसली, और प्रॉब्लम क्या है कि उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, तो उन्हें बचाना, हम पड़ोसी हैं इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है। दैट इज द थिंग्स की गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस लाया। हम नहीं लाते तो कोई और गवर्नमेंट लाती, बट ऐसा होना तो कंफर्म था। अब बात आती है NRC को लेके। अब NRC क्यों हुआ? आप सबको डर है कि इंडिया में NRC, देखते हैं। तो NRC होने का रीजन क्या था? असम में NRC होने का रीजन क्या था? स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजन ऑफ पर्सन कवर्ड अंडर असम अकॉर्ड ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1985 एडेड दैट द फॉलोइंग प्रोविजन एज सिटीजन ऑफ पर्सन कवर्ड अंडर असम अकॉर्ड। ये होना था, ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि 1985 में होगा। All person of Indian origin who came to Assam before 1 January 1966 from Bangladesh who have been ordinarily resident in Assam since the date of their entry into the Assam shall deemed to be citizen of India। मतलब वैसे लोग जो बांग्लादेश से इंडिया आए 1 जनवरी 1966 से पहले, तो उन्हें असम का सिटीजन मान लिया जाएगा, इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम आफ्टर, अब आफ्टर आए लेकिन 1971 के 25 मार्च से पहले आते हैं। कहां से? बांग्लादेश से। और असम में रह रहे हैं तब से। हु हैज बीन डिटेक्टेड एज अ फॉरेनर शैल रजिस्टर। अब अगर डिटेक्ट किया गया तो उसको फॉरेनर डिटेक्ट किया जाएगा, उनको क्या करना होगा? रजिस्टर करना होगा। और सच ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पस एज फॉर द
डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 पीरियड फ्रॉम द डिटेंशन, मतलब 10 अगले 10 साल तक वो सिटीजन होंगे। बट इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर ही शैल, उनके पास वो सारी राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे जो इंडिया के सिटीजन्स को होगा, सिर्फ राइट टू वोट नहीं होगा। मतलब ये सिटीजन तो हैं, तब से ये सिटीजन है, लेकिन इनको वोटिंग का राइट नहीं है। तो क्या इन लोगों ने बिगाड़ा कि इनको वोटिंग का राइट नहीं है? तो इनको वोटिंग का राइट देना था, इनको वोटिंग का राइट देना था। इसीलिए भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया एनआरसी। और ये क्यों किया था? ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में हुआ था। मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन होल्ड एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ असम। अब उनकी एक आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अगर बनाना है तो उनका एनआरसी करना होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिया के सिटीजन के रजिस्टर में लाना है। अब इंडिया के सिटीजन के रजिस्टर में लाना है तो इसके लिए 2003 में मैंडेट था कि ये करना है, लेकिन ये हुआ नहीं, जिसके कारण इसे लेटर अभी गवर्नमेंट ने किया। अब आप समझ रहे होंगे कि असम अकॉर्ड में ही ये बात की गई थी, असम अकॉर्ड में ये बात की गई थी, जो डिले होते होते अब हुआ। ऐसा कुछ नहीं था कि ये मोदी गवर्नमेंट ने ही किया या कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही, ये डिले हो गया था, जिसके कारण इसका होना अनिवार्य था। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट में चल रहा है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब 2010 के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की ये सेंसस ऑफ इंडिया gov.in, मैंने कोई अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है। उसमें क्या था कि इट इज प्रिपेयर्ड एट द लोकल, विलेज, सब टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, हर लेवल पे तैयार किया जाएगा। किसके अंतर्गत तैयार किया जाएगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत तैयार किया जाएगा और इससे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर फॉर एनपीआर, अ यूजुअल रेसिडेंट डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एनपीआर who resided in a local area for 6 months or more and who intended to reside at the area of next person। मान लीजिए कि हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली गया पढ़ने, अब वहाँ गया तो वो चाहे तो 6 महीना वहाँ रह रहा है या अगले 6 महीना रहने की उसमें इच्छा है या चाहत है, तो वो कहाँ का रेसिडेंट एनपीआर में रजिस्टर्ड होगा? वो दिल्ली के एनपीआर में रजिस्टर्ड होगा। ये सिर्फ यही प्रोसेस है और ये सारे लोगों के लिए अप्लाई हो जो इंडिया में रह रहे हैं। ऐसा इसमें नहीं है किसी को इंडिया से बाहर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीआर इज टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस फॉर यूजुअल रेसिडेंट इन कंट्री। जो इंडिया में रह रहे हैं, रेसिडेंट का मतलब रहने वाले, सिटीजन मतलब जिनको वोटिंग राइट है, दे आर बोथ आर डिफरेंट, उनका एक डेटा तैयार करना जिससे ये भी पता, और उनका पार्टिकुलरली फिंगरप्रिंट एज वेल एज बायोमेट्रिक। लेकिन ये क्यों लटक गया? लटक इसीलिए गया कि हमारे पास आ गया आधार, आम आदमी की पहचान। जब आधार आ गया तो फिर इसकी ज़रूरत उस समय महसूस नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आधार एक डिफरेंट पर्पस से लाया गया था और एनपीआर का डिफरेंट पर्पस था, तो ये 2010 से ही पेंडिंग है। अब डेमोग्राफिक में क्या क्या लिया जाएगा? उस आदमी का नाम, रिलेशनशिप ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम नीलांशु है तो मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन, ऑब्वियसली ही इज़ माय फादर। फिर मेरे पापा का नाम, मदर नेम, स्पॉस, वाइफ अगर शादी है तो किस लिंग से है, मेल है, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। अब नेशनलिटी अब मैंने पहले बताया, रेसिडेंट, अब कोई अमेरिकन यहाँ रह रहा है, ओसीआई कार्ड होल्डर या पीआईओ वाला, तो उसके लिए भी तो इंडिया में रह रहा है, तो वो भी तो इंडिया का रेसिडेंट हुआ ना, तो उनके लिए यहाँ बताना होगा कि दे आर अमेरिकन। उसके अलावा उनका एड्रेस, कितने दिन से वहाँ रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस क्या है और क्या ऑक्यूपेशन करते हैं और एजुकेशन क्या, ये सारी चीज़ें आधार के डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि एनपीआर की चर्चा हमारे देश में हो रही है और ये 2010 से होना। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? द डाटा ऑफ नेशनल कलेक्टिंग 2000 अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड फेज ऑफ सेंसस के साथ कलेक्ट किया गया था। द अपडेट ऑफ दिस डाटा डन ड्यूरिंग 2000 बाय कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वे। द डिजिटाइजेशन ऑफ रेशन इन्फॉर्मेशन हैव कंप्लीटेड, नाउ इट हैज टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अलॉन्ग विद द हाउसिंग फेज ऑफ सेंसस। मतलब देखिए, हर साल, हर 10 साल पे इसको करने की बात है या 5 साल की, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन ला के ऐसा कर सकती है। कभी कभी सेंसस का भी, जैसे 2021 आया तो अभी सेंसस होगा, तो सेंसस के साथ एनपीआर का डेटा रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि इसको डिजिटल करना है और भी हाईटेक डेटा बनाना है। दैट इज द रीजन कि एनपीआर की फिर चर्चा। और इसका कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं है, ये यूजुअली 5 साल पे, 10 साल पे होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। ऐसा नहीं है कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आप लोगों की सारी बाधाएं मैंने दूर की होंगी इन वीडियोस की सहायता से। थैंक यू।